वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे स्पेशल बैच। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का स्पेशल बैच है। ये बैच से ज़्यादा प्लान है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि ये बैच से ज़्यादा प्लान है। एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है कि कैसे हम 30 दिन, ये जो अब हमारे पास 30 दिन है, इस 30 दिन में हम कुछ अनोखा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ अद्भुत करें। ऐसा कुछ कर दें जो जिसके चांसेस भी नहीं है सिलेक्शन के, उसके चांसेस बन जाए और सिलेक्शन हो जाए। कुछ ऐसा बड़ा करने का ये प्लान है। तो ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वो सारी डिटेल आज मैं आपको क्लास में देने वाला हूँ। और हमारी कुल 3 क्लासेस आज रहेगी, पर डे ही 3 क्लासेस हमारी चलेंगी। एक क्लास लगभग ये रहेगी 10 साढ़े 10 के आज तो 11 बजे है, पहली क्लास है, तो 10:30 के आसपास लगभग ये क्लास रहेगी हमारी। दूसरी क्लास हमारी 2 बजे के आसपास रहेगी और तीसरी क्लास हमारी रात को रहेगी, है ना, 8 बजे के आसपास। तो ये 3 क्लासेस हमारी लाइव रहेगी। नॉर्मली एक क्लास जो है वो हमारी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे के आसपास की रहती है। तो सवा घंटे के आसपास की 3 क्लासेस आपकी पर डे रहने वाली है। ये क्लासेस क्या टारगेट करेंगी, क्या प्लान रहेगा इनका, ये सब कुछ आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। पूरा ये वेलकम क्लास है आपकी, पूरी प्लानिंग क्लास है ये आपकी। आपको उसमें सारी चीजें, मैं हर चीज ये कैसे काम करेंगी और किस तरीके से रिजल्ट बनाएगी, ये सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लास फ्री है ही। बाकी जो लोग नए आए हैं, हमसे जुड़े हैं, उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो भी कोर्स से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनके कोर्स में लाइव क्लास अभी आ ही रही है, आप लोग शामिल है, इसका प्रमाण है। और इन क्लास के लिए हम अलग से एक फोल्डर भी बना देंगे। आपके जो पुराने कोर्सेज हैं उनके अंदर एक फोल्डर बना देंगे। ये जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसको वहां पे डे बाय डे पे डालते जाएंगे। डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से 30 दिन को वहां पे हम लोग आपके लिए डाल देंगे ताकि आप लोग उनको देख सके। ठीक है, करें शुरू। आ जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए एक एक करके एक एक चीज पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप कंपटीशन को पूरा समझ लीजिए कि जो फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन है, क्योंकि सारी चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आपका प्लान काम नहीं करेगा। आप प्लान बना भी कैसे सकते हो जब आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको यही नहीं पता कि सामने वाली टीम में कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन खिलाड़ी उतरने वाला है मैदान में, और उस खिलाड़ी में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या कमजोरियां हैं। तो जब आपको पता होगा तो ही तो प्लान बना पाओगे ना कि इस बैट्समैन को ऐसे आउट किया जा सकता है, इस बॉलर को इस तरीके से खेलना है, इसको धीमा खेलना है, इसको तेज खेलना है। तो पहले आप अपने प्रतिद्वंदी के बारे में समझ ले कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आप किस चीज का सामना करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट है, ये सबसे जरूरी पार्ट है। पहले आप ये समझ लें कि आपका कंपटीशन किन से है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में रात दिन का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर उतरने वाले बच्चों में एक बड़ा प्रतिशत उन लोगों का है जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो चुके हैं। ये आपको सेकंड ग्रेड में देखने को नहीं मिलता। सेकंड ग्रेड में आप ये नहीं कह सकते कि जो थर्ड ग्रेड में सिलेक्टेड है वो सेकंड ग्रेड में आ रहा है। अगर वो थर्ड ग्रेड में सिलेक्टेड है और सेकंड ग्रेड में आ भी रहा है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ के नहीं आया वो जीके वीके पढ़ के एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के आया, वो वाली मैथ्स नहीं पढ़ के आया जो सेकंड ग्रेड में आती है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड पास करके आया है, ये वही गणित पढ़ के आया, खाली पीजी का अंतर है, केवल पीजी का अंतर है। वो सेकंड ग्रेड में अपने आप को साबित करके आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी मैथ से, जो मैथ्स आप सीनियर यूजी पढ़ रहे हैं, इसी मैथ से वो सिलेक्ट हुआ हुआ है और वो फर्स्ट ग्रेड में आपके सामने है और आपके सामने स्कोर करेगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। ऐसे आराम से बड़े अच्छी मात्रा में ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे। पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2022 वाली, उसमें ही 900 950 बच्चे तो उसके ही है। आप मान लीजिए 100 150 एमएससी नहीं किए हुए, कम कर लीजिए, तो भी 500 700 बच्चे तो आपको 2022 वाले कंपटीशन वाले, जिनका अच्छी परीक्षा पास करके आए थे, वो पेपर अच्छा था, उस पेपर को सिलेक्ट करके आए। संस्कृत विभाग वाले बच्चे आपके पास तैयार है जो ऑलरेडी भी संस्कृत में सिलेक्ट हुए हैं, पिछले संस्कृत में सिलेक्ट हुए हैं वो है, उससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी उसके बच्चे भी हैं। तो तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पर 2000 से ज्यादा बच्चे वो मिलने वाले हैं तकरीबन, जो ऑलरेडी, इसको कम कर सकते हो आप लोग, अगर आपको असुविधा हो रही है तो 2000 को 1500 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सीटों के मुकाबले बहुत अच्छे खासे नंबर आपको ये मिलने वाले हैं। सीटें 153 ही है, ये कम से कम आप 2000 को कम करके 1000 भी करते हो तो भी ये अपने आप में इतने हैं कि सारी सीटें खा सकते हैं।
तो 1000 बच्चे कम करके, एकदम कम करके 1000 पे ला रहा हूँ, वैसे 1500 तक मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ये बच्चे। फिर दूसरा क्या होता है कि जितने भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, है ना, वो कोचिंग पढ़ाने वाले का भी ज्यादा प्रेफरेंस फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड के बजाय फर्स्ट ग्रेड होता है। दूसरा जो CSIR नेट बड़े एग्जाम PhD VSD वाले जो एग्जाम देते हैं, उन लोगों का टारगेट भी फर्स्ट ग्रेड होता है। तो फर्स्ट ग्रेड में आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि फर्स्ट ग्रेड बहुत अलग है सेकंड ग्रेड से। सेकंड ग्रेड अलग रणनीति से तैयार किया जा सकता है। जिस रणनीति से आपका सेकंड ग्रेड पास होता है, उस रणनीति से फर्स्ट ग्रेड पास हो ही नहीं सकता। तो एक बात समझने लायक तो सबसे पहले ये है कि कंपटीशन आप बहुत अच्छा खासा देखने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड में कंपेयर टू सेकंड ग्रेड में। तो इसे सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर उसी रणनीति से पास हो सकता, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की रणनीति से पास हो सकता होता, तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में लगे हुए सबसे पहले उन्हीं का नंबर आता, तो हमारे कोई चांस ही नहीं होते। हमारा तो एक ही चांस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 1500 बच्चे तो हैं जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में सिलेक्टेड है, तो सबसे पहले तो वही सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने तो सेकंड ग्रेड पास किया हुआ है। तो जिस रणनीति से सेकंड ग्रेड होता है, उसी रणनीति से फर्स्ट ग्रेड होता, तो सेकंड ग्रेड वाले आके फर्स्ट ग्रेड में सीटें ले जाते, हमारा कोई नंबर ही नहीं था। तो इसका मतलब उससे तो नहीं होता है। तो ये चीज एक है। दूसरा एक है, एक बड़ा अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काफी अच्छी तादाद में ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनका सेकंड ग्रेड कभी नहीं पास हुआ लेकिन फर्स्ट ग्रेड हो गया, जिनका सेकंड ग्रेड नहीं हो पाया लेकिन फर्स्ट ग्रेड हो गया। इसका मतलब ये तय करता है कि फर्स्ट ग्रेड एक अलग परीक्षा है, सेकंड ग्रेड अलग परीक्षा है। सिलेबस हो सकता है काफी हद तक सेम हो, लेकिन इनको तैयारी करने का तरीका अलग है। क्योंकि सेकंड ग्रेड में ना होना, फर्स्ट ग्रेड में होना, ये बात समझाता है फर्स्ट ग्रेड कुछ अलग है और बिल्कुल अलग है। अभी मैं और आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड सही में काफी अलग है। एक तो कंपटीशन लेवल पे अलग है, जो कंपटीशन आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलता है वो एकदम अलग होता है बजाय सेकंड ग्रेड के मुकाबले। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन खुशखबरी ये है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेकंड ग्रेड में ना भी सिलेक्टेड है तो भी आप फर्स्ट ग्रेड में आपके चांसेस बड़े प्रबल है। फर्स्ट ग्रेड अलग हिसाब है, तो इसका हिसाब अगर हमने मिला लिया, अगर इसका जोड़ बाकी अगर हमने सही से सेट कर लिया तो हम निकाल लेंगे। दो चीजें किसी भी परीक्षा को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सही दिशा, एक होता है सही तरीका। सही दिशा, सही तरीका। सही दिशा में आगे बढ़ो और सही तरीके से आगे बढ़ो। सही दिशा में आगे बढ़ो और सही तरीके से आगे बढ़ो। अगर ये दो चीजें हमने प्रॉपरली साध ली, सही तरीका, सही दिशा, ये दो चीजें हमने अगर साध ली इन 30 दिनों में, तो हम एकदम अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। यानी 30 दिन में हम वो कर जाएंगे जो कमाल है। और ऐसा हमने पहले किया हुआ है, तो इस प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। हम दोबारा नहीं, हम इसे कई बार और करेंगे, अभी आगे की भर्तियों में भी करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करेंगे और फिर से इतिहास रचेंगे। तो यहाँ पे फिर एक मौका है हमारे लिए कि कुछ फिर दिखाएं कि देखो काम तो करता है, स्ट्रेटजी तो काम करती है। अगर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, अगर प्लानिंग काम नहीं करती, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आज बड़ी कंपनियां कभी ना होती। प्लानिंग काम करती है तभी बड़ी कंपनी है या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है। तो प्लान तो काम करते हैं, एग्जीक्यूट करना होता है सही दिशा में। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा दिखाता हूँ कि आप वर्ल्ड कप को देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप को देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने प्लान बनाया, इंडिया को धराशायी किया, उस इंडिया को हराया जो लगातार लगातार जीतती हुई आ रही थी, अच्छे तरीके से जीतती हुई आ रही थी। उसको फाइनल में उसी के देश में, उसी की जगह पे, उसी भीड़ के अंदर, जहां क्राउड उसका, स्टेडियम उसका, सब कुछ उसका, फिर भी हार गई। क्योंकि प्लानिंग इतनी पावरफुल चीज है। तो वही हम उस पावर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले स्कोर को टारगेट करते हैं। स्कोर टारगेट कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास स्कोर टारगेट होगा तो हम उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। स्कोर टारगेट क्या होगा, पहले फर्स्ट ग्रेड को समझिए कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है, आसान पेपर कभी नहीं आता। फर्स्ट ग्रेड में कभी ऐसा नहीं आता कि एकदम आसान पेपर आ गया जैसे सेकंड ग्रेड में आया। सेकंड ग्रेड में भी संस्कृत विभाग वाला पेपर आया, उतना आसान, इतना आसान पेपर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर यूजी पीजी आता है, तो कोई भी पेपर इतना आसान, एकदम एकदम जमीन पकड़ ले, एकदम कुछ भी, एकदम सरल से सरल, इतना आसान पेपर नहीं आ सकता। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हमेशा दो ही प्रकार का आता है, मॉडरेट, ठीक ठाक, या बहुत अच्छा। ठीक ठाक या बहुत अच्छा, बहुत आसान पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि क्यों नहीं होता, पीजी पोर्शन पड़ा है, यूजी पोर्शन पड़ा है, यूजी पीजी बहुत सारा आता है, तो एकदम आसान पेपर की जगह बनती नहीं। अगर आप स्थिति विज्ञान और गणित गतिक विज्ञान से कुछ भी पूछ लो, आसान नहीं रहेगा। गतिक विज्ञान, स्थिति विज्ञान से आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, तो अपने आप ही
क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। टॉपिक ही ऐसे आप वक्रता से कुछ भी पूछ लो टफ ही लगेगा। टॉपिक ही ऐसे हैं कि जिनका नाम ही अपने आप में बदनाम है। इन टॉपिक से अगर आप कुछ भी सरल से सरल अगर आप इनका सिलेबस भी पूछ लेंगे तो वो टफ लगेगा। तो कहानी ये है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ये टॉपिक ही अपने आप में ऐसे हैं कि अगर आप इनमें से इनके क्या क्या गड़ा भी पूछ लेते हो तो भी अपने आप में फीलिंग यही आएगी कि टफ है। तो इसका मतलब आसान पेपर की तो जगह है ही नहीं। पेपर या तो ठीक आएगा या फिर बहुत ठीक आएगा, मतलब मॉडरेट आएगा, अच्छा आएगा या बहुत अच्छा आएगा, मॉडरेट या टफ। अब अगर पेपर दो कैटेगरी है ना, तीसरी कैटेगरी मैंने समझा दी क्यों नहीं बन सकती, दो ही कैटेगरी बनेगी, मॉडरेट और टफ। इन दोनों में से एक पेपर हमें मिलने वाला है। अगर देखना चाहते हो तो 2018 का पेपर देख लो, उसे हम टफ कह रहे हैं, और जो 2022 का पेपर है उसे मॉडरेट कह रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि मॉडरेट क्या होता है, टफ क्या होता है, तो 2018 के पेपर को उठाइए, उसे हम टफ कहते हैं, और 2022 का पेपर उठाइए फर्स्ट ग्रेड का, उसे मॉडरेट कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज है। अब पेपर अगर इजी आता है, मॉडरेट आता है या टफ आता है, तो टफ आता है तो तकरीबन देखा गया है कि कट ऑफ जो है, जनरल की कट ऑफ जो है वो 47 के आसपास रहेगी, 47% के आसपास। जब पेपर आसान आता है, पेपर टफ आता है, सॉरी टफ आता है तो 47% के आसपास कट ऑफ जाएगी, और जब पेपर मॉडरेट आता है तो ये कट ऑफ बढ़ के लगभग 5% ऊपर चली जाती है, और आपको 52 से 53% के आसपास की कट ऑफ मिलती है, प्लस 5% बढ़ जाता है जब पेपर आसान आता है तो, और टफ आता है तो ये 5% नीचे गिर जाती है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे आता है। अब हम इसी को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे पढ़ने लग गए हैं, प्लानिंग अच्छी होने लग गई है, स्ट्रेटजी बढ़िया बनने लग गई है, सही दिशा में पढ़ने लग गए। पहले तो हर कोई हर कुछ ही पढ़ रहा था, जो मन में आ रहा है खोल लिया, हाथ में आया वो पढ़ लिया, इतनी प्लानिंग, इतना जोड़ विज्ञान, इतना डेटा था कहाँ। आज तो सारा डेटा पड़ा है ना, साइट्स पर डेटा को इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है, पता करना है क्या चल रहा है। पहले ये सब कहाँ था, तो पहले नहीं था, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम भी थी। अब थोड़ी कट ऑफ हमारी बढ़ेगी। तो अब ये लगता है कि अगर बाई चांस अब ये ऐसी स्थिति होती है, दोबारा ये चीज दोहराई जाती है, अब अगर आएगी तो यहाँ पे आपको कट ऑफ इन दोनों में ये 47 के बजाय 50 पे जाती हुई नजर आएगी, और ये आपको 55 से 57 के आसपास जाती हुई नजर आएगी। अगर इजी पेपर आया तो हम 57-58 तक चले जाएंगे, और मैं इसको थोड़ा सा और सेफ ले लूं, एकदम सेफ ले लूं, तो 50% से लेकर 60%। आपको मैथ्स की फर्स्ट पेपर की नहीं बता रहा हूं, मैथ्स की बता रहा हूं, सेकंड पेपर की 50 से 60% आपको स्कोर कवर करना होगा। इतना स्कोर, ये लगभग इसके आसपास का ये स्कोर अगर हम कवर कर लेते हैं तो फर्स्ट ग्रेड हमारा निकल जाएगा। ये पिछले के आंकड़े बता रहे हैं, पुराने जो 5 पेपर अब तक हो चुके हैं फर्स्ट ग्रेड के, उन 5 पेपर के जो आंकड़े हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमने इतना स्कोर टारगेट कर लिया तो हम लोग निकाल लेंगे, पेपर हमारा आराम से अच्छे से निकल जाएगा। यानी इसके हिसाब से जाऊं, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इसको लूं तो ये 90 क्वेश्चन की बात है। ये 90 क्वेश्चनों की कहानी है, 150 में से 90 सवाल। अगर हमने 150 में से 90 सवाल निकाल लिए, क्योंकि 60% 150 सवाल होगा, 90% होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं। अगर हमने 90 क्वेश्चन निकाल लिए तो हम सिलेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन 90 के साथ दिक्कत यह है कि 90 सही सवाल है, 90 सवाल सही चाहिए, और हम 100% सही करें, ये भी तो मुश्किल है, गलतियां भी होंगी, 90 सही सवाल निकाल लें, और 90 सही सवाल तो हम ऐसे थोड़ी 90 ही करेंगे 90 ही सही हो जाएंगे, 90 ही करेंगे 90 ही सही हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो गलती की संभावना के कई तरीके बढ़ गए। अब तो गलती की संभावना के ई ऑप्शन आने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि ई ऑप्शन आने की वजह से 2-4 सवाल और एक्स्ट्रा गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप टिक लगाते हैं तब डी पे टिक लगाते हैं, जब पेपर में टिक लगाते हैं तो डी पे टिक लगाते हैं, जब भरने जाते हैं तो ई भर के आ जाते हैं, जब भरने जाते हैं तो ई भर के आ जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन का अंतर है। ये आपको आपके क्वेश्चन में तो नहीं दिखाई देता, क्वेश्चन पेपर में तो ई ऑप्शन नहीं दिखता, लेकिन ओएमआर में ई होता है। तो आपके जो पेपर है, पेपर में ये लास्ट ऑप्शन है डी, ओएमआर में आपका ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है। तो
इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया। अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसका कि सर वो एससी कैटेगरी में हूँ और मेरे नंबर 266 बन रहे हैं। तो मैंने तो पूछा कि क्या कैसे रहा, तो उसने कहा कि सर पहले तो 286 बन रहे थे, लेकिन बाद में जब पेपर के बाद में ओएमआर से मिलाया तो ये कट के 266 हो गए। तो ये एक का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें ओएमआर से जैसे आप मिलाने जाएंगे आप देखेंगे आपके नंबरों में कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जहां डी भरना था वहां आपने ई भर दिया, क्योंकि डी ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ओएमआर के हिसाब से ई लास्ट ऑप्शन है। तो ये डी ई का जो डिफरेंस है, लास्ट का जो अंतर है, इस अंतर की वजह से काफी लोगों में गड़बड़ हुई है और कई लोग तो सिलेक्शन से हाथ धो बैठे इसकी गलती की वजह से, क्योंकि ये आदत थी नहीं हम लोगों को, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, हम लोगों को आदत नहीं थी, इस वजह से रह गए। कई लोग इस वजह से अयोग्य भी घोषित हो गए, वो ई को भरना भूल गए या टाइम पे नहीं भर पाए, तो काफी सारे ई खाली रह गए, टाइम खत्म हो गया, वो 10 मिनट को बाकी ऑप्शन भरने में खर्च कर दिया, ई छोड़ दिया, ई की वजह से अयोग्य घोषित हो गए। बड़ी लिस्ट है अयोग्य की, देखेंगे आप तो शायद मेरे ख्याल से 100-200 बच्चे हैं जो अयोग्य घोषित हुए हैं, और एक बड़ा इस ई ने बहुत बड़ा खेल खेला है। तो एक गलती अभी एक बड़ा कारण आपके क्वेश्चनों के गलत करने का ई भी आ गया। तो पहले ई तो नहीं था, पहले तो हमारी खुद की गलतियां होती थी, कोई माइनर मिस्टेक हो गई, कोई सिली मिस्टेक हो गई, कोई कंसेप्चुअल गलती हो गई, ये गलतियां हुआ करते थे। अब एक गलती और ऐड हो गई, डी की बजाय ई की, तो ये गलती ने और कहानी को बिगाड़ दिया। तो इसका मतलब 90 क्वेश्चन तब बचेंगे जब हम 100 क्वेश्चन करेंगे, और वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, वरना तो 150 के 150 करें तो भी 90 ना बचे, वरना तो 150 के 150 करके भी 90 ना बचे। तो गलतियां कम करें, ठीक मात्रा में गलतियां करें, तो 100 क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद है कि हम 90 बचा लेंगे। 100 क्वेश्चन करने के बाद कट कुटा के, भाई इतनी गलतियां तो जगह ही नहीं है, मैं आपसे कहूंगी 20-20 सवाल गलत कर दो, ये तो जगह ही नहीं है, क्योंकि 20 सवाल गलत नहीं है, 20 सवाल का टाइम भी तो जाता है, टाइम भी तो लिमिटेड है, समय भी खराब होगा, उन 20 क्वेश्चनों की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सारा बेकार हो जाएगा। तो आप बहुत गलतियां तो वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, मानव है, मानवीय गलतियां भी होंगी। 10 क्वेश्चन ऊपर ले लिए, 10 में से आप 6 गलत करिए या 7 गलत करिए, 7 गलत करेंगे तो 2-3 सवालों के नंबर कट जाएंगे, तो कट कुटा के वो ये 10 जो ऊपर वाले जो 10 है, वो 10 एक दूसरे को काट कूट के बराबर कर देंगे, 90 आपके पास छोड़ देंगे। तो 100 करोगे तो 90, वो भी कम गलती है। देखिए 7-8 सवाल गलत करने हैं अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप 100 ले रहे हैं तो इसका मतलब मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ 93 सही 7 गलत, यानी 93 सवालों में से 100 सवालों में से सिर्फ आप 7 ही सवाल गलत कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं दे रहा हूँ। 93 में 7 लगभग ये कितना परसेंट हुआ, 7 से 8% गलती, बस इतनी ही गलती आपकी होनी चाहिए। इसे सरल भाषा में समझो कि 100 में से 7-8 सवाल गलत कर सकते हो, 100 में से केवल 7-8 सवाल ही गलत कर सकते हो, इससे ज्यादा आप गलत नहीं कर सकते। तो अगर आपका गलती का प्रतिशत ज्यादा है तो इसे कम करो, है ना, नए सवाल करने से बेहतर है गलतियां कम करो। गलतियां कम करोगे तो वही सवाल आपका जुड़ जाएगा, बजाय एक गलत करोगे फिर उसके लिए एक सही करोगे, ये महंगा पड़ेगा, ये सौदा बहुत महंगा है। तो गलत करने के बजाय सही करो, बजाय नए सवाल सही करने के, ये ध्यान रखना है, इसका जोड़ बाकी सेट करना है। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें 100 क्वेश्चनों तक पहुंचना है, 100 सवाल हमें बनाने, बड़ा मुश्किल काम है 100 सवाल बनाना, लेकिन ठीक है बनाते। क्लियर होगी ये बात? यहाँ तक बात समझ में आएगी कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें 100 सवाल का टारगेट बनाना है। अब ये 100 सवाल हमें कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उस पर करते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा इसको नीचे ले जा सकते हैं, कैटेगरी वाइज इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 10-10 नंबर नीचे ले आइए। जनरल के लिए मैं 100 बोल रहा हूँ, ओबीसी वालों में आप 10 कम कर लीजिए, 90, एससी में आप 80 ले जाइए, एसटी में थोड़े और कम ले लीजिए, 75 या 70। तो ये लगभग टारगेट आपका मोस्टली रहेगा। जनरल को 100 क्वेश्चन करने हैं ताकि कटकुटा के 90 बच जाए, ओबीसी 90 करे कटकुटा के 80 बच जाए, एससी 80 करे कटकुटा के 70 बच जाए। तो ये थोड़ा 10-10 का और ऊपर आपको इतने क्वेश्चन पे जाना होगा, और इतने क्वेश्चन भी गलत वलत सब जोड़ के है, अपना जोड़ सही से बिठाना, गलत नहीं बिठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, उनकी बातें कर लेते हैं। नंबर 1 बात, सबसे पहली दिक्कत, 100 क्वेश्चन करना
बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। जब हमारा, आपको याद होगा, सेकंड ग्रेड संस्कृत का पेपर बहुत इजी आया था। बहुत इजी आने के बाद भी कितने लोग थे जो 100 पे पहुंच गए थे? आप में से कितने लोग थे जो, पेपर तो इजी था सेकंड ग्रेड का, तो संस्कृत वाला तो इससे ज्यादा इजी क्या आ सकता था? संस्कृत वाला तो इजी था। इजी होने के बाद भी आप देखिए, आप में से कितने लोग थे जो 100 पे पहुंच गए थे? यार बहुत कम पहुंचे थे। इजी होने के बाद भी 100 पे कितने पहुंचे थे? मुश्किल है। तो जब इजी होने के बाद भी 100 पे पहुंचना मुश्किल था, तो फर्स्ट ग्रेड का तो इतना आसान नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड का तो इजी नहीं आएगा, तो फर्स्ट ग्रेड में आपको 100 पे पहुंचना है। अब पेपर संस्कृत के मुकाबले टफ भी है, नंबर 1। संस्कृत के मुकाबले पेपर टफ भी है, और आपको स्पीड भी अच्छी चाहिए, वो भी कम गलतियों वाली, वो भी कम गलतियों वाली स्पीड चाहिए। स्पीड भी वो नहीं कि गलतियां हो रही है, टकरा रही है गाड़ी, ऐसे नहीं, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो ये 2 चीज हमें लानी होगी। स्पीड चाहिए होगी। अच्छा, कैसे आएगी चिंता मत करो, उसकी बात भी करेंगे कि स्पीड कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, दोनों पे। पहले प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। अपनी सारी चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। जितना आप जानेंगे उतना आप बेहतर तैयार हो पाएंगे, जितना आप जानेंगे उतना आप बेहतर तैयार हो पाएंगे। तो ये पहले अपनी समझ लो कि क्या क्या चीज हम फेस करने वाले हैं। हमें स्पीड चाहिए होगी और जबरदस्त एक्यूरेसी चाहिए होगी। एक्यूरेसी इतनी कि 93% वाली एक्यूरेसी चाहिए होगी हमें। 100 में से 93 सवाल सही हो, इतनी बड़ी एक्यूरेसी हमें चाहिए होगी। और इतनी स्पीड चाहिए होगी कि हम 100 सवालों तक पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि 70 ही पहुंचे, 80 पहुंचे, 100 सवालों तक पहुंच जाए। बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से वो बता दिए, उसके हिसाब से देख लेना। इतनी एक्यूरेसी और इतनी स्पीड आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो एक चीज ये आने वाली है। एक जो है दूसरा इश्यू है, जो भी डी से ई ऑप्शन वाला है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ई ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा, फिजिकल काम करना पड़ेगा। फिजिकल मतलब लाना, शीट को लाना और उसमें डॉट 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 भरना, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। डॉट 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 करके भरनी पड़ेगी। ठीक है, वो बहुत जरूरी बात है। अगर आप डॉट 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 हाथ से नहीं भरेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तो फिर ये पेपर में होंगी। जो गलतियां करनी है 30 दिन के अंदर अंदर ही करनी है। ये ई ऑप्शन वाली जो भी संस्कृत में गलतियां हुई है, अगर किसी की नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की ऑप्शन ई वाली गलतियां हुई है, वो लोग अब 1 महीने के दौरान फिजिकल निकाल लें, फोटोकॉपी निकाल लें और ऑप्शंस को भरने की आदत डालें, जिससे ये गलतियां आपकी ना आए। थोड़ी सी इसकी आदत बनाएं ताकि ये बेवकूफ़ी फिर दोहराई ना जाए। इस बेवकूफ़ी की वजह से कई लोगों ने सिलेक्शन खोए हैं, वो तो दुख समझ सकते हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत रह गए हैं वो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, एक और प्रॉब्लम आने वाली है, वो है सीनियर पार्ट। बोले सीनियर पार्ट क्या प्रॉब्लम है? सीनियर पार्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, पहली बात तो ये समझिए कि जो 3 पार्ट है, यूजी, पीजी, सीनियर, इसमें से कई बार अपने को लगता है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ, बचपन से बैठा हुआ है कि भाई सबसे नीचे वाला आसान होता है, उससे ऊपर वाला टफ होता है, उससे ऊपर वाला और टफ होता है। ऐसा कोई हिरार्की नहीं बनी हुई कि ये टफ है, फिर वो उससे भी टफ है, फिर वो उससे भी टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी सोच है, हमारे दिमाग में बनाया हुआ किसी ने तो दे दिया। अगर आपको लगता है कि ये टफ है, तो आप एक बार आईआईटी का पेपर देख लो, आपको समझ में आएगा कि 12th ज्यादा टफ है ना। अगर आपको 12th से ज्यादा 10th इजी लगती है, तो एसएससी का पेपर देख लो। या आपको लगता है कि 10th से ज्यादा मुश्किल जो है वो 6, 7 उससे भी ज्यादा आसान है, तो ओलंपियाड के पेपर उठा लो। ओलंपियाड में 8वीं ओलंपियाड का या 7वीं क्लास के ओलंपियाड का पेपर उठा लो। आपको लगेगा कि ये तो पीजी को ही पार कर रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या पूछ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोई चीज आसान नहीं है, हर चीज अपने आप में टफ बनाई जा सकती है, जितनी बनाना चाहे। जिसको जितना टफ बनाना चाहे उतना बना सकता है। लेकिन हर पार्ट की अपनी कमजोरी है, एक स्ट्रेंथ है। सीनियर पार्ट की दिक्कत है कि सीनियर पार्ट कंसेप्चुअल नहीं है, इसमें कोई ज्यादा समझने समझाने वाली चीज नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस की चीज है। ये ट्रिक लग गई, आपको ट्रिक पता है, सवाल हो जाएगा, नहीं पता है तो घूमते रहिए। तो सीनियर पार्ट जो है, सीनियर पार्ट का सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ट्रिकी पार्ट है। अगर आपने पहले वो सवाल निकाला हुआ है, वो ट्रिक आपने पहले की हुई है, तो आप उसे कर पाएंगे। नहीं किया हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहीं अगर यूजी और पीजी में आए, तो यूजी और पीजी कंसेप्ट है, वहां पे कंसेप्ट चलते हैं। आप यूजी पढ़िए, आप पीजी पढ़िए, कंसेप्ट चलता है कि ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप क्या होता है, चक्रीय ग्रुप में जनक कितने होता है। ट्रिक्स नहीं है वहां पे, खिलवाड़ नहीं है, कोई छुपी हुई ट्रिक है, कोई गोपनीय ट्रिक है, 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया,
सवाल हो गया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, सवाल हो गया, कॉस से गुणा किया, कॉस का भाग दिया, सवाल हो गया। ये आपको कभी भी यूजी पीजी में नहीं मिलता। यूजी पीजी में खिलवाड़ नहीं मिलते। यूजी पीजी के सवाल सीधे है, कंसेप्ट है, अभिसरण की दर, अभिसरण सीधा निकालो, बात खत्म। पर में पता है, लगाओ, कंसेप्ट पता है, लगाओ, करो, बस। दिमाग से नहीं खेलता, सीनियर दिमाग से खेलता, ट्रिक खेलता है। सवाल जब तक वो ट्रिक पकड़ में नहीं आ जाती, जैसे समाकलन अच्छे से समझते हैं आप लोग, समाकलन क्या है, पूरा का पूरा ट्रिक है। आपको पहले पता है कि 2 का भाग देना है, 2 से गुणा करना है, तो ठीक है। नहीं पता है, किसको u मानना है, किसको v मानना है, पता है तो ठीक है। किसको t मानना है, पता है तो ठीक है। नहीं पता है तो घूमते रहिए, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहिए, चाहे आधा घंटा काटो, चाहे 1 घंटा काटो, वो नहीं होगा। तो सीनियर पार्ट बहुत ट्रिकी पार्ट होता है, और फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत ट्रिकी आता है। फर्स्ट ग्रेड के 2018 के पेपर को उठा के देखिए, तो सीनियर के पार्ट से बचना होगा। सीनियर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सीनियर किसी का भी अच्छा नहीं है। कोई यहाँ पे अगर वहम पाल के बैठा हो कि मेरा सीनियर अच्छा है, तो नहीं। आपका अच्छा इसलिए कि जो आपने पढ़ा वही पेपर में आ गया, तो ये आसान है। अगर आपने जो नहीं पढ़ा वो आ गया, तो फिर ये मुश्किल है, वो समझ में आ भी जाएगा। सीनियर के 2-3 गलत सवालों में हाथ डाल लो, आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। सीनियर के 2-3 सवालों में हाथ डाल लो, गलत सवालों में हाथ डालो जो आपने कभी नहीं निकाले हुए हैं, और उन सवालों में हाथ डाल के देख लो, ये सोच के कि मैं कर लूंगा, और हाथ डाल लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा भर्ती से बाहर, सीधा भर्ती से बाहर। क्योंकि ये सवाल जब तक आपको ट्रिक नहीं पता है, आपसे नहीं होंगे। अगर ट्रिक पता है तो हो जाएंगे, नहीं पता है तो फिर फंस जाओगे। तो सीनियर वाले पार्ट से बहुत सावधान रहना, सीनियर बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। सीनियर से जो बच गया, सीनियर से जो संभल के निकल गया, बिना हाथ जलाए जो सीनियर में से निकल गया, वो फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन निकाल लेगा। अगर मैं सेकंड ग्रेड में होता तो कुछ और ही कह रहा होता, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ये सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, इससे बचना होगा। 2018 का पेपर उठा लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी होंगी, और इन्हें सही से निकाल। ऐसा नहीं कि अब सीनियर को ट्रिकी कह रहा हूं तो मैं सीनियर को छोड़ दो, नहीं नहीं, सीनियर को छोड़ना नहीं है, सीनियर को पकड़ना है आपको कि कौन सी चीज ट्रिकी है, उसमें हाथ मत डालिएगा। अब आपको ये समझदारी पैदा करनी है कि ट्रिकी क्या है। सीनियर को आसान समझ के हाथ मत डाल लेना। जैसे पतला समझ के कहते हैं ना, पतला समझ के लड़ना नहीं चाहिए, ये हो सकता है पतला खतरनाक हो, है ना। पतला जैसे कि कहते हैं, कहावत होती थी कि पतला समझ के लड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पतला है तो मैं मार लूंगा या मैं इसको डोमिनेट कर लूंगा। तो सेम वही कहानी है कि सीनियर समझ के बेवकूफी मत कर देना कि सीनियर है, आसान है, हाथ डाल लूं। वहां पे उन्हीं में हाथ डालिएगा जिनकी ट्रिक आपको पता है, जिनकी नहीं पता है दूर से निकल जाइएगा बिना हाथ लगाए। उतनी ही आसानी से ये निकल जाएगा और बढ़िया निकल जाएगा। यहाँ पर मैन जो काम करेगा वो यूजी और पीजी करेगा। ठीक है, आओ यहाँ पे आपका जो मैन काम करेगा ना, वो सीनियर में से जो आपका सेकंड ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड में यूजी पीजी से ज्यादा सीनियर ज्यादा काम करता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा आता है ना। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन सीनियर आया अच्छा खासा है। यूजी पीजी यहाँ पे बहुत बड़ा काम करता है। अगर हम पुराने पेपरों को उठाएं, उनका एनालिसिस उठाएं, तो हम देखते हैं कि जो यूजी के क्वेश्चन है, यूजी और पीजी के, वो 150 में से लगभग 100, अगर हम 150 को 3 भागों में बांट लूं, यूजी पीजी तकरीबन 81 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि हर बार अलग अलग होता है। तो लगभग यूजी पीजी के 81 क्वेश्चन चले जाते हैं, और सीनियर का आपका आता है, ये नंबर थोड़े आगे पीछे कम ज्यादा होते रहेंगे। ये सीनियर, और आईटीसी जो है वो भी थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हुआ है, कुछ चीजें वहां से हटा दी गई है। तो मैं मानता हूं कि 20 क्वेश्चन, ये नंबर बदल सकते हैं, ये लमसम आइडिया है। ये आपका रहने वाला है, यानी कुल मिला के जो निर्णायक पार्ट होने वाला है, फिर भी 50% से ज्यादा ये है। 150 का 50% 75 होता है, तो ये 50% से ज्यादा पार्ट आपका यूजी और पीजी कवर करेगा। ये ज्यादा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यूजी पीजी को कम करेंगे, यूजी पीजी और आगे जा सकता है, 90 तक भी जा सकता है। ये 90 तक गया तो 60% आपके पेपर का यही कवर करके बैठ जाएगा। 60% पेपर आपका यूजी और पीजी कवर के बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ग्रेड में निर्णायक यूजी पीजी होगा, यूजी पीजी ज्यादा निर्णायक होगा। मतलब नतीजा है उस बंदे के पक्ष में जाएगा जिसका यूजी पीजी ठीक है, जिसका कॉलेज ठीक है। जिनका भी कॉलेज ठीक है वो यहाँ पे बाजी मार जाएगा।
सीनियर है, सीनियर मैंने वैसे ही बता दिया, आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी कहानी है। सीनियर में कोई ज्यादा जोड़ तोड़ है नहीं, आपने निकाला हुआ है, वो सवाल पेपर में आ गया, आप कर लेंगे, वो सवाल नहीं निकाला हुआ है, बात खत्म। और सीनियर में सवाल भी बहुत से हैं, पूरी IIT भरी पड़ी है, सवालों की कमी नहीं है, सवालों की कमी नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ज्यादा सवाल है ही नहीं, यही नवकात, यही CBH, यही JPH, यही एस चांद पब्लिकेशन, ये 5-7 किताबें, उसी से सब कुछ उठता है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा सवाल है भी नहीं, तो ज्यादा वैरायटी नहीं आई, ज्यादा वैरायटी नहीं आई तो इसमें जुगाड़ की जगह है, यहाँ पे जुगाड़ की जगह नहीं है, यहाँ पे तो मेहनत की जगह है, जो कि अभी इतना समय नहीं है कि हम इसको बांध सके। तो यहाँ पे ये है कि 49 में तक ठीक ठाक स्कोर यहाँ से निकाल लें और बाकी काम UG PG पे डाल दें और UG PG से ज्यादा स्कोर हम लोग निकालें। अब इनमें क्या करेंगे उस पर आ जाओ। अच्छा, 81 में भी क्या रहता है, 81 में भी ये रहता है, UG रहता है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, PG रहता है लगभग 21 क्वेश्चन के आसपास। अब थोड़ा सा क्या UG PG का सिलेबस, नाम भी, अब न्यूमेरिकल है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो एक्चुअल में PG में है, UG के बजाय PG में है, वो सिलेबस वाइज कर रहा हूँ, सिलेबस वाइज न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन वो PG के डाले हुए हैं, तो मैंने उसको वहां नहीं लिखा, मैंने जो एक्चुअली PG के टॉपिक है उन्हीं को ही PG में लिखा है, तो थोड़ा बहुत नंबर में ठीक कर लेना ना, मतलब इसलिए मैंने ओवरऑल नंबर बताया 81, क्योंकि एक्चुअली कौन सा UG में है कौन सा PG में ये बताना वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी के BSc में आता है कोई टॉपिक, किसी के PG में आता है टॉपिक, तो वो फिर कंफ्यूजन करता है। तो फिलहाल जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से मैंने डिवाइड किया, तो UG 60 और PG 21, जिसमें से न्यूमेरिकल और ऑप्टिमाइजेशन मैंने यहाँ रखा है, न्यूमेरिकल को और OT को मैंने यहाँ रखा है, तो 60-21 ये आपका रहेगा। अब यहाँ से हमें सारा काम करना है, यहाँ से ये करना है कि कॉलेज जो है ये यहाँ से हम 40 क्वेश्चन के आसपास निकाले UG में से, और ये जो 21 है यहां से भी हम कम से कम 15 क्वेश्चन तक पहुंचे, और हम 55 सवाल तक यहां से हमारा विज्ञान निकाले। ICT है, 15 क्वेश्चन तक हम यहां पहुंचे, तो 55 और 15 कितना, 70 ये हो, तो यहां हम पे प्रेशर थोड़ा कम आ जाएगा, यहां पे हमारा प्रेशर कम हो जाएगा सीनियर पे, सीनियर के 30 क्वेश्चन, तो हमारा जोड़ बन जाएगा 100 क्वेश्चन। फिर हमारी गलतियां होंगी जो कट कुटा के हमें अपने आप ही 90 पे ला देगी, हमारी गलतियां हमें अपने आप ही 90 पे ला देगी। तो हम इस तरीके से, सीनियर को मैंने कम क्यों किया, दोबारा मैं समझाता हूँ फिर से, कि सीनियर को मैंने 50 में से 30 ही क्यों कर रहा हूँ, सीनियर में बहुत टॉपिक है, जैसे क्रमचय संचय सवाल निकालना आसान नहीं है, हो ठीक है पेपर में ठीक आ गया तो बात अलग है, वरना क्रमचय संचय से सवाल निकालना आसान नहीं है, प्रायिकता में से सवाल निकालना आसान नहीं है, समाकलन का सवाल निकालना आसान नहीं है, फलन का सवाल निकालना आसान नहीं है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके सवालों को बना पाना आसान नहीं है, अगर ढंग का सवाल बना दिया तो कहना ही क्या। और सीनियर में होता है ये खेल, सीनियर में ये खेल ज्यादा होता है, और फिर मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि अगर आप सीनियर के क्वेश्चनों में उलझ गए तो आप टाइम खा जाएंगे, और टाइम चला गया पेपर चला गया। सीनियर के सवाल, कोई भी सवाल, सीनियर तो आपको समझ में आती है, सीनियर का कोई सवाल थ्योरेटिकल नहीं होता, एक तो ये पता है, सीनियर का कोई सवाल थ्योरी का नहीं होता, सीनियर के सवाल में पेन चलाना ही पड़ता है, पेन चला के ही करना पड़ता है। तो कोई भी सवाल अगर सही भी होता है तो अपना समय खा के सही होता है, ऐसा नहीं कि समय भी दे दिया नंबर भी दे दिया, ऐसा आपको सीनियर का कोई सवाल नहीं मिलेगा, है ना। कोई अपवाद स्वरूप कोई छोड़ दे तो बात अलग है, अदरवाइज सीनियर का हर सवाल आपसे पेन चलवाएगा, अपना काम करवाएगा, उसके बाद सही गलत होगा। लेकिन UG में अच्छी बात यह है कि ये आपको टाइम भी देगा, नंबर भी देगा। जैसे ग्रुप थ्योरी को ले लीजिए, ग्रुप थ्योरी में ऐसा ही है ना, ग्रुप थ्योरी में ऐसा ही है, आपके थ्योरी भी है, वो थ्योरेटिकल है, आप देखेंगे 10 सेकंड में आपके उत्तर आ जाएंगे, 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले सीधे पूछेगा जिससे आपको टाइम भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। अब ये जो नंबर और टाइम दोनों मिल रहे हैं, नंबर को बढ़ाएंगे, टाइम आपको और सवाल करने का समय देगा ताकि आप और सवालों तक पहुंच सके। यानी कुल मिला के यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्पीड, आपके स्पीड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जितने ज्यादा आप यूजी और पीजी से सवाल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। सीनियर के सवालों से स्पीड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सीनियर का सवाल अपना समय खा के नंबर लाता है, तो उस समय तो खा ही गया। अब समय खा गया तो फिर क्या बचा, है ना। समय, नंबर भी मिले, समय भी बचे, समय बचेगा तो आप ज्यादा सवाल कर पाएंगे। तो यूजी और पीजी के सवालों के साथ ये खास बात है, ज्यादातर पीजी के टॉपिक भी थ्योरेटिकल है, सीधे याद करने लायक है। अगर वो आपने प्रॉपर्ली याद कर लिए, समझ लिए, रट्टे मार लिए, तो आप जल्दी ज्यादा क्वेश्चनों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चनों तक यूजी पीजी में पहुंच गए तो उतना ही आप पे सीनियर का लोड कम आएगा, सीनियर का लोड कम आएगा तो आप ज्यादा क्वेश्चनों तक पहुंच पाओगे। वरना अगर आप पेन चला चला के सवाल करेंगे तो आप कभी भी 70 क्वेश्चन को भी पार नहीं कर पाएंगे। अगर पेन चला, अगर हर सवाल पे पेन चला तो आप 70 ही पार नहीं कर पाएंगे। नहीं यकीन होता है, ट्राई करके देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, पेन चला के कर करके देख लो। पेन चलेगा, पूरा होगा, 4-5 लाइन पे चलेगा तो 70 क्वेश्चन भी पार करना असंभव है। तो पेन ना चले ऐसा सीनियर में तो हो नहीं सकता। सीनियर में तो ज्यादा सवाल आपको करने ही पड़ते हैं। हाँ, आपने बहुत बार निकाली है सीनियर, एकदम रट्टे मार के बैठे हो तो फिर बात अलग है। आपने 8-10 बार सीनियर करी हुई है, अलग अलग किताबों से की हुई है, तो बात अलग है। एसआर से नहीं रट के बैठे हो, एकदम एक एक सवाल के उत्तर आपको याद है, तो शायद यहाँ नंबर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल है तो यहाँ से तो आपको करना पड़ेगा तो टाइम नहीं बचेगा। तो आपको यूजी पीजी ही बड़ा काम करने वाला है, तो यूजी पीजी से स्कोर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो टारगेट स्कोर जैसे मैंने बता दिया कि भैया 100 क्वेश्चन लाने हैं। 100 क्वेश्चन हमारे टारगेट है, जिनमें से 40 क्वेश्चन यूजी, 15 क्वेश्चन पीजी, 30 क्वेश्चन आपका सीनियर और 15 आईसीटी। टोटल ये 100 हो गया। हाँ, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि भाई एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसी को लगता है मेरा आईसीटी नहीं बैठेगा, तो आप इधर उधर से थोड़े बहुत क्वेश्चन स्थानांतरण कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपनी चीज पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। यहाँ से अगर मान लो कि 15 नहीं जाऊंगा, 12 जाऊंगा, तो पेपर में अगर आप यहाँ से 12 उठा रहे हैं तो सीनियर बढ़ा दीजिएगा, सीनियर के क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा। तो ओवरऑल आपको ये स्कोर मेंटेन करना है, क्योंकि याद रखिए करने से नहीं होता ना, करने से सही थोड़ी हो जाता है। करके तो 100 सवाल करके आएंगे ही आप, करने के बाद गलत होंगे, करने के बाद गलत होंगे, गलत होने के बाद में कट कुटा के नंबर बनेंगे। तो करने से अगर हम सवाल करते उतने ही सही हो जाते तो बात ही क्या थी। ये तो आप 100 करके आएंगे, करने के बाद में कटेंगे, ज्यादा भी कटेंगे, तो वो अपने आप मुश्किल करेगा। तो 100 क्वेश्चन तो पहले पहुंच जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमारा ये टारगेट रहेगा। अब कैसे कैसे हमारे 40 नंबर कहाँ कहाँ से आएंगे उसकी बात करते हैं। हमारे 40 नंबर, जो 40 क्वेश्चन है यूजी में हमारा टारगेट है 40 क्वेश्चन का। यूजी में 40 क्वेश्चन हमें कौन दे सकता है। पहले तो ये लिखा हुआ है कितने कितने क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अब ये नॉर्मली का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार किसी टॉपिक पे ज्यादा प्रेम आ जाता है पेपर बनाने वाले को, तो उसके सवाल ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी पे कम प्रेम आता है तो थोड़े क्वेश्चन गिर जाते हैं। तो ये थोड़ा कम ज्यादा इनके नंबर चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैंने एक अप्रोक्सीमेटली नंबर लिखा है जो नॉर्मली ग्रुप थ्योरी में चलता रहता है। तो 7 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में से आते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं ग्रुप थ्योरी में 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा भी ठीक सवाल बनाया तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आइसोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम, इनसे जुड़े हुए कई इक्के दुक्के सवाल ऐसे होते हैं जो लीक से हट जाते हैं। तो यहाँ पर आप ग्रुप थ्योरी में ठीक ठाक 5 सवाल तक जा सकते हैं। मैं 2 सवाल छोड़ के चल रहा हूँ रिस्क के लिए, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसे बना देता है पेपर बनाने वाला जो आपकी रीच से बाहर होते हैं। साइलो में कुछ अटपटा डाल दिया, चलो साइलो पे नहीं डाला, कुछ ऑटोमॉर्फिज्म डाल दिया, आइसोमॉर्फिज्म डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया जो पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा नंबर कम कर लेते हैं। 7 से 5 सवाल तक हम यहाँ कर लेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब अवकलन कलन जो है, उसमें आपकी अनंत स्पर्शियां आती है, डबल ट्रिपल समाकलन वो आता है, ये आ गया। उसके बाद में एसएम पटोट आ गई। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, सिंगुलर पॉइंट आ गया,
ये 5 क्वेश्चन बनाते हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको टारगेट किया जा सकता है। जैसे अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी आप आराम से टारगेट कर सकते हैं। 2 अनंत स्पर्शी है, समांतर होती है, आराम से कवर होती है, वो हो गया। आंशिक अवकलन हो गया, एक सवाल आंशिक अवकलन का बनाता है, एक सवाल आप वहां से उठा सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंगुलर पॉइंट हो गया, उसका एक सवाल आप उठा सकते हैं। इस तरीके से ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है, यहाँ आप पांचों के पांचों सवाल पे जा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये करने लायक है, छोटे छोटे टॉपिक है, सेट हो जाएंगे। ये यहाँ थोड़ी सी परेशानी मैं कह सकता हूँ, ये है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, बीटा फलन, बीटा गामा फलन, ठीक है, डबल ट्रिपल समाकलन, क्षेत्रकलन, चापकलन, ये कई चीजें आ जाती है। तो कई चीजें थोड़ी सी अटपटी है, कुछ चीजें जैसे बीटा गामा है, बीटा गामा ठीक है, लेकिन डबल ट्रिपल में थोड़ा बड़ा समाकलन आ गया तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ थोड़े से नंबर कम कर लेते हैं और यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चनों के आसपास कवर करने की बात करते हैं कि 4 क्वेश्चन यहाँ तक जाए जा सकते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन बड़े छोटे आ गए तो। वेक्टर कैलकुलस तो भाई छोड़ना ही नहीं है, इसमें तो छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई टफ है ही नहीं। डाइवर्जेंस है, कर्ल है, क्या है, कुछ नहीं है। गॉस, स्टोक, ग्रीन, सवाल रट के चले जाओ तो ही हो जाए। तो ये तो पूरे में से पूरा निकालो। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या, एक सवाल आपको पहले पता है, आइए पूछेगा, समाकलन गुणांक पूछेगा, एक उस जो हमारे आती है प्रथम कोटि उच्च घात वाली अवकल समीकरण क्लोरेट, एक वहां से आएगा, एक CFPI पूछेगा, एक आपको आगे जाके जो हमारी द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण होती है, एक उसमें से कोई पूछेगा, है ना, एक आगे जाके युगपद उपपद में से कोई एक सवाल वहां से पूछ लेगा। 5 सवाल है, आराम से टारगेट होते हैं, तो ये इजीली हो भी जाएंगे। तो ये पांचों के पांचों कवर करो। इसके बाद में अगला है हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सबसे आसान टॉपिक एकदम, क्या इसमें ज्यादा पूछने के लिए है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ज्यादा पूछने के लिए है ही नहीं। क्या पूछता है, कोशी-रीमान समीकरण, अवकलनीय है, विश्लेषिक है, ये प्रश्नवादी फलन है या नहीं है, यू दे दिया, वी निकाल लो या FZ निकाल दो, यही सवाल है इसके पास। इस बेचारे के पास सवाल ही नहीं है, तो ये सबसे आसान टॉपिक बनाता है कि इसके पास वेराइटी नहीं है। तो वेराइटी ना होने की वजह से इसके पास 4 ही 5 वेराइटी है और 4 ही सवाल आते हैं, तो एकदम इसको इजीली इसको टारगेट किया जा सकता है। ये टॉपिक है जिसको सीधा टारगेट किया जा सकता है। एक कोशी-रीमान समीकरण, विश्लेषिक को टारगेट कर लो, एक सवाल, प्रश्नवादी को टारगेट कर लो, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपका जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें से आ जाएगा, स्थिर बिंदु, ये वाले क्वेश्चन तो वो पूछता है, तो ये आराम से टारगेट होता है, रट्टा मार लो तो ही काम चल जाएगा इसका। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करता है, कई बार धोखा करता है। धोखा क्या करता है, कई बार न्यूमेरिकल सवाल पूछ लेता है, टफ सवाल, वो कैलकुलेशन वाले सवाल पूछ लेता है, यहाँ पे खिलवाड़ करता है। तो यहाँ पे 6 तो नहीं निकल सकते, लेकिन आप 4 तक जा सकते हो। 2 सवाल का आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जानबूझ के लिए परेशान करने के लिए समाकलन करवा लेगा, वो बिना कैलकुलेटर के होते ही नहीं है, तो हाथ से तो होने ही नहीं है। तो उन सवालों की जगह छोड़िए, 2 सवाल ये डालता है ऐसे, है ना, 2 सवाल आपने देखे भी होंगे, कैलकुलेटिव सवाल दे देते हैं, जिनको करना मतलब समय की बर्बादी है, तो वो करने ही नहीं है। जो 4 सवाल कौन से, संकारकों में संबंध पूछ ले, कोई थ्योरी का सवाल पूछ ले, ऐसे 4 सवाल आते हैं, वो पकड़ लो, वहां से निकल जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन जरूर करो, ऑप्टिमाइजेशन जरूर करो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में कुछ बड़ा आता ही नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादातर थ्योरी आती है, ज्यादातर थ्योरी आती है। अब तक जितने भी ऑप्टिमाइजेशन सवाल आए ज्यादातर थ्योरी आते हैं। इक्का दुक्का सवाल ग्राफ बनाने का आता है, उसको अगर आप छोड़ना चाहें कि भैया ग्राफ बनाएगा, सॉल्व कराएगा, उसको कम कर सकते हो। 5 सवाल आपकी जद में आएंगे। फिर आ जाओ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में शंकु और बेलन एकदम सरल है। शंकु और बेलन में है क्या, शंकु का समीकरण, एनवलोपी शंकु और लंबवर्तीय शंकु, यही बेलन में, यही 3 शंकु में, यही 3 बेलन में, सबसे ठीक है। 3 शंकु, और अभी ये हॉट चल रहा है टॉपिक, अभी बड़ा ट्रेंड में आया हुआ है। पिछली बार 2022 में भी ट्रेंड में आया था ये, उसके बाद में भी ट्रेंड में आया हुआ है, तो लगातार इसका ट्रेंड चल रहा है। तो ये आसान भी है, क्योंकि गोला, शंकु, बेलन 3 को कवर करना है मोटा मोटी। इक्का दुक्का सवाल कोई आउटपुट में चला जाता है बाहर, बाकी आराम से आप इसके 7 सवाल तक जा सकते हैं। अब आ गया स्टैटिक्स डायनेमिक्स।
ये भाग्य भरोसे, हाथ ही ना लगाओ तो ज्यादा ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, ये आप कितना भी पढ़ लो, इस पे पकड़ बनाना संभव नहीं है। वो उतना ही आप इस पेपर में उतना ही कर, इस चीज में, इस टॉपिक में आप उतना ही कर पाएंगे जितना आपका रटा हुआ आ गया। तो अगर आप ये रट के गए कि ये घर्षण होता है और वही आ गया, अगर आप कैटनरी का समीकरण याद करके गए और कैटनरी ही पूछ ली भाग्य से, तो चौका लग गया आपके भाग का। वरना अगर कोई भी सवाल पूछ लिया तो ऊपर से गया। तो ये वो टॉपिक है जहां आपको एक भी सवाल चांसेस भाग्यवश ही बनेंगे। ये एरिया भाग्य का है, यहाँ तकदीर है, रट्टा मार के जाएंगे, वो रट्टे पड़ गए तो ठीक है, नहीं पड़े तो बाहर, बोल बाहर। ठीक है, जो लोग जिन्होंने पढ़ी है वो समझ पा रहे होंगे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या होता है। जिन लोगों ने आपका पढ़ा हुआ अगर आ गया, आप रट के गए, वो याद करके गए, वो आ गया तो ठीक है, वो नहीं आया तो यहाँ तो गेम ये नहीं है कि नहीं मैं नहीं पढ़ के गया यार, वो चीज आ गई, मैंने थोड़ा बहुत पेन चलाया यार, मैं कर पाऊंगा। यहाँ वो संभावना ही नहीं है। यहाँ आप चाहे 2 महीने खर्च कर दो, जगह नहीं बनेगी। यहाँ 2 महीने करने के बाद भी कोई जगह नहीं बनेगी। तो ये आपको यूजी का टारगेट करना है। इसके बाद आ जाते हैं पीजी पे। पीजी में हमारा जो पार्ट है रिंग थ्योरी है। रिंग थ्योरी में 2 सवाल आएंगे, दोनों के दोनों बन जाएंगे परफेक्टली, इनमें कहीं दिक्कत नहीं है। रिंग थ्योरी में 2 सवाल आएंगे, दोनों के दोनों आपके बन जाएंगे आराम से, इजीली बन जाएंगे, क्योंकि थ्योरम है। ज्यादातर तो थ्योरम ही पूछता है, ज्यादातर तो आपसे थ्योरम ही पूछता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में 3 प्रकार के सवाल पूछता है। 3 प्रकार के सवाल लीनियर अलजेब्रा में पूछता है। एक तो शुरुआत वाले सवाल, शुरुआत वाले उपसमष्टि है या नहीं है, ठीक है, एलसी है या नहीं है, वीमा, आधार, इनसे जुड़े हुए सवाल एक सवाल यहां से पूछता है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पूछता है, रेखिक रूपांतरण से पूछता है, इसकी वीमा कितनी है, ये टी है तो ये क्या होगा, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। आगे जाता है एक आइगन मान और एक आइगन सदिश पे, तीनों जगह फिक्स है और तीनों जगह सही है। आराम से एक सवाल आराम से बन सकता है। मैट्रिक स्पेस के बारे में थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैट्रिक स्पेस का पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तक जा सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन चला जाता है अभिसरण के अंदर, वो थोड़ा सा सांतत्य सांतत्य वांतत्य, वो जाके थोड़ा फंस जाता है। हो सकता है आप जो पढ़ के जाए वही पेपर में आ जाए, ठीक है, लेकिन मैं अगर सही से नापूं तो एक सवाल मैट्रिक स्पेस दूरिक समस्या का जो शुरुआत वाला है, दूरिक वाले सवाल कि ये एक दूरिक है या नहीं है, बस ये दूरिक है या नहीं है, इस टाइप के सवाल एक सवाल किया जा सकता है, बस वो। बाकी ज्यादा पढ़ना फायदेमंद भी नहीं है, समय की बर्बादी है, क्योंकि जिसको पढ़ने से गारंटी नहीं पैदा हो रही तो समय की बर्बादी हुई ना। भाई आप पढ़ें, मान लीजिए आपने 2 दिन दिए, 2 दिन देने का मतलब 2 दिन बाद सवाल भी तो बनना चाहिए। अब 2 दिन तो दे दिए, सवाल बना ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ। बेहतर है कि समय हमारे पास वैसे ही कम है, तो मैट्रिक स्पेस का पहला हिस्सा ही आपका सवाल बना के देगा। अब आ जाते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में नॉर्मली 2 सवाल आते हैं, है ना, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास, कई बार फोरियर भी डाल देते हैं। फोरियर में कुछ रिजल्ट है वो याद करके चले जाइए, वो पेपर में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दूसरा लाप्लास पढ़ लीजिए, इनवर्स लाप्लास से दूर बना लीजिए, क्योंकि लाप्लास इनवर्स लाप्लास दोनों को पढ़ेंगे तो भैंस गई पानी में, क्योंकि लाप्लास इनवर्स लाप्लास दोनों एक साथ होते हैं। जो अगर सेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो केवल लाप्लास को पकड़ लो, केवल लाप्लास को, क्योंकि एक सवाल लाप्लास से आएगा। तो लाप्लास में भी खाली लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ही नहीं, खाली लाप्लास, उसमें से एक सवाल आपका निकल जाएगा। स्पेशल फंक्शन है, जितने रिजल्ट बहुत सारे, फॉर्मूले बहुत सारे, आधे फॉर्मूले जो आपको याद रह सकते हैं, सारे याद करोगे तो सारे जाएंगे। बेवकूफी ये मत करिएगा सारे पढ़ने की कोशिश करोगे, सारे पढ़ने की कोशिश करोगे तो सारे के सारे ही चले जाएंगे। आधे पढ़ोगे कम से कम आधे तो टिकेंगे, आधे पढ़ोगे तो आधे तो टिकेंगे। तो कोई भी मेन फॉर्मूले, कई बार क्या होता है हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा करने में क्या होता है, मारवाड़ी में कहावत भी होती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी छोड़ आधी से भी जाए। कई बार ना कि आधी मिल रही थी, आधी को छोड़कर पूरे के चक्कर में गया, पूरे को छोड़ आधे से भी गया। तो सेम वही कहानी होती है, थोड़ा लालच जो है ना वो बैलेंस करिएगा। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल फंक्शन बच्चा सारे फॉर्मूले पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे 100-125 फॉर्मूले, अगर वो सारे आप याद करेंगे एक भी फॉर्मूला आपके पास नहीं बचेगा, सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, 4 के चक्कर में सारे चले जाएंगे। तो बेहतर है मेन फॉर्मूले पकड़ लें, जिससे 2 सवाल आपके आराम से टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि 4 सवाल जो आएंगे उसमें से 2 सवाल मेन फॉर्मूलों से आएंगे, जो मुख्य फॉर्मूले हैं, जो रिकरेंस रिलेशन है, इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं उनसे डायरेक्ट 2 सवाल आएंगे। तो वो 2 सवाल टारगेट कर लो, बाकी 2 को जाने दो। अगर तकदीर अच्छे हुए तो 2 भी कवर हो जाएंगे, वरना 2 बहुत है।
ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सीधा पूछता है, ये आपके 3D ज्योमेट्री जो सीनियर क्लास वाली है लगभग वैसा ही है, बस आउटलाइन के रूप में। तो यहां से आराम से आप 2 सवालों तक जा सकते हैं। टेंसर एनालिसिस में भी सेम ऐसा ही आपको काम करना है। 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 3 सवालों में से क्या होता है कि कुछ सवालों के फॉर्मूले वो आई जे के वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ पूरा मामला बिगड़ जाता है और दिमाग पे फालतू का प्रेशर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम खुद अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक उस सवाल को छोड़ के चलेंगे, भैया मैं नहीं पढ़ रहा, किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं सिर्फ इसके 2 सवालों तक ही जाऊंगा, सिर्फ 2 सवालों में ही हाथ डालूंगा, वो जिनमें आई जे के वो बड़े बड़े समाकलन, वो क्रिस्टोफल सिंबल वो नहीं आता। अब टेंसर एनालिसिस में एक क्रिस्टोफल सिंबल का मान आता है, कोई भी एक, जैसे क्रिस्टोफर सिंबल 122 का मान कितना होगा, इस टाइप का हो गया। एक फंडामेंटल टेंसर हो गया, उससे जुड़ा हुआ एक एक सवाल आता है, बस वो टारगेट कर लो, ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा और आराम से बन जाएगा। वो 2 सवाल हम टारगेट कर लें। एक आता है उनका डिफरेंशिएशन, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का डिफरेंशिएशन, तो वो फिर ऊपर से निकलने लग जाता है। निकलने इसलिए लग जाता है कि याद करना पड़ता है, और याद में एक भी आई इधर हुआ और एक भी जे इधर हुआ तो वो मामला बिगड़ जाता है। तो बेहतर है उसमें हाथ ही ना डाले। जो टिकेगा ही नहीं तो उसको लेके क्या फायदा। अब सोचिए कोई घड़ा फूटा हुआ है, उसमें पानी भरोगे क्या आप, और भरोगे तो मूर्खता करोगे, क्योंकि जब पानी टिकेगा कैसे। तो बेहतर है दूर जाओ, पीडी पे आ जाओ, सरल पार्ट आराम से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक सवाल लांगराज पे आएगा, एक क्लोरेट पे आएगा, एक लांगराज पे आएगा और एक क्लोरेट पे आएगा। एक लांगराज का सवाल आएगा, ये लांगराज समीकरण रही, सॉल्व करो, रेखिक समीकरण रही, लांगराज लगाओ, सहायक समीकरण लगाओ, सॉल्व कर लो, 4 पीठ के सहायक समीकरण लगाओ, सॉल्व कर लो। सरल इजी नंबर देने वाला, ये इस तरीके से आपको कवर करना हो। ठीक है, अब अगला है हमारा सीनियर। सीनियर के बारे में मैंने कह दिया, सीनियर ट्रिकी है, सीनियर से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि सीनियर ट्रिक है, सीनियर ट्रिक है। अगर आपकी ट्रिक आपने पढ़ी हुई है ना, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो कैसे करोगे, तो आपने ट्रिक याद की हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 लिख के समाकलन करूंगा। ये सारी ट्रिक है, आपका सीनियर पार्ट मोस्टली ट्रिक पार्ट है। अब वो ट्रिक आ गई पेपर में तब तो वो नंबर बन जाएंगे, वो ट्रिक नहीं आई तो नंबर नहीं बनेंगे। तो कुल मिला के खेल सारा ट्रिक का है। सीनियर पार्ट में आपका पढ़ा हुआ समझा हुआ ज्यादा काम नहीं करता, तो इसलिए हमने इसको टारगेट किया है 30 क्वेश्चन का, जिसमें मैट्रिक्स है, सारणिक है ना, समुच्चय है, संबंध है, ऐसे जो क्वेश्चंस है, ऐसे जो पॉइंट्स है, उनको हम आराम से बना लेंगे और सही भी कर लेंगे। ये हमारा टारगेट है 30 क्वेश्चनों तक जाने का। और 20 छोड़ कौन से रहे हैं, प्रायिकता, अगर फेवरेबल प्रायिकता नहीं आई छोड़ देंगे, क्रमचय संचय अगर हमारे सांचे वाला नहीं आया छोड़ देंगे, फलन सांचे वाला नहीं आया छोड़ देंगे। तो जो चीजें हमारे थोड़ा सा भी हमारे खांचे से बाहर निकलेगी, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ पे उलझ कर समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ उलझेगा वो फर्स्ट ग्रेड में बाहर जाएगा। पर ये जरूरी पार्ट है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। सीनियर में उन सवालों में ही हाथ डालिएगा जिनके प्रति आप श्योर हो, वरना समय बर्बाद करोगे और पेपर से बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगली बात, तो मेरा क्या रोल रहेगा, ये बातें तो होगी, आप बता दिया इतने हैं। मेरा रोल ये रहेगा, मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा कि आपको वो जो 2 क्वेश्चन बताए हैं या 3 क्वेश्चन बताए हैं वो कहाँ से आते हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले तो मैं वो आपको जगह आइडेंटिफाई करके दूंगा। मेरा जो रोल है पहला है आइडेंटिफाई करना कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनका एनालिसिस करना कि उनमें कितने कितने नंबर के आ सकते हैं, कितना स्कोर आ सकता है। जो अभी जो मैंने आपको नंबर दिखाया कि यहाँ से 2 आते हैं, यहाँ से 3 आते हैं, आइडेंटिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग थ्योरी है, रिंग थ्योरी मैंने 2 सवाल बताए, ये 2 कौन से आते हैं, ये 2 कौन से आते हैं, और उन 2 में से भी आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करना मेरा रोल रहेगा। दोबारा समझाता हूँ मेरा रोल इस कोर्स में क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप थ्योरी का एग्जांपल लेते हैं, मैंने ग्रुप थ्योरी में आपको बताया कि 7 सवाल आएंगे, ठीक है, ये 7 कौन से आएंगे,
कौन से आते हैं आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उस 7 में से कौन से 5 आप कर सकते हैं और कौन से 2 आप नहीं कर पाएंगे, उनको एनालिसिस करना। और वो जो 5 है जो आप कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाना, उन पे प्रैक्टिस करवाना। तो ये मेरा दूसरा काम हो गया। पहला है उनको आइडेंटिफाई करके देना आपको, नंबर 2 उनकी प्रैक्टिस करवाना, फिर आप उनको भूल ना जाओ इसलिए बार बार रिवीजन करवाना। फिर भी अगर आप भूल रहे हो या भूले हो या नहीं भूले हो, इस बात का पता करने के लिए सब चीजें सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टेस्ट करवाना। ये मेरा रोल है। ठीक है, ये मेरा रोल रहेगा। मैं आपको आइडेंटिफाई करके दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। फिर वो जो क्वेश्चन आएंगे उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना होता है, ऐसे मिलाना होता है, इस तरीके से चलना होता है। फिर उनकी रिवीजन करवाई जाएगी, फिर टेस्ट करवाए जाएंगे, ताकि आप देखेंगे सब कुछ पढ़ने के बाद आप नंबर बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, क्या गलतियां करते हैं, क्या नहीं करते। ये सारा टोटल रहने वाला है। इसके लिए हमारी 3 क्लासेस रहेंगी। इसके लिए हमारी 3 क्लासेस है। पहली क्लास जिसमें आइडेंटिफाई करने का काम होगा, टॉपिक वाइज एनालिसिस। इसमें हम टॉपिक का एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, रट्टा मारेंगे, क्या क्या रट्टा मारा जा सकता है, ये सारे काम यहां करेंगे। एक क्लास ये होगी। दूसरी क्लास होगी, अब आइडेंटिफाई हो गया, पता चल गया, प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। दूसरा होगा ट्रेंडिंग क्लास, जिसमें अब तक उस टॉपिक से जुड़े हुए जो सवाल पेपरों में आए हुए हैं इधर उधर किधर भी, उन सब की प्रैक्टिस करवाना। तीसरा रिवीजन करवाना। और चौथा है आपको टेस्ट करवाना। ठीक है, टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट रहेंगे, एक टॉपिक वाइज और एक फुल लेंथ। आपको सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है, सबके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 4 फुल लेंथ। आप चाहें तो चारों को एक साथ लास्ट में दे सकते हैं, आप चाहें तो संडे टू संडे दे सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से फुल लेंथ टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन खराब मत करिएगा, ज़्यादा टेस्ट फुल लेंथ रोज रोज नहीं मिलेंगे। अगर आपने यूं ही मजे में खोल लिया, देख लिया, बंद कर दिया, है ना, टाइम पास मत करिएगा, क्योंकि ये कोई, है ना, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है कि हमारे पास 4 है तो हम और आपके लिए 4 और ला देंगे। आप कहोगे सर ये तो 4 खराब हो गए, 4 और भेज दो, नहीं, तो ये रोज रोज नहीं बनते हैं, बड़े मुश्किल से बनते हैं। इसलिए इन 4 को सोच समझ के खर्च करिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि टेस्ट बनाना, क्वेश्चन को छांटना, उसको टाइप कराना, उसके सॉल्यूशन को चेक कराना लेंथी काम है। तो फुल लेंथ टेस्टों को सही तरीके से अपने हिसाब से अच्छे तरीके से यूज करिएगा, इनको बर्बाद मत करिएगा। और फिर भी अगर आप बर्बाद करते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वैसे हम तो हमारी चीज दे देंगे आपको, फिर आप उसको सही उपयोग करते हैं या नहीं करते वो आप जाने। लेकिन यहाँ पर एक बात पहले बता दूं कि ये हमारे पास 4 ही हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो सोच समझ के इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें। अब क्लासेस का टाइमिंग की बात कर लेते हैं। क्लास टाइमिंग एक तो ये रहेगी 10:30 के आसपास, ये वाली। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो गया तो 11 हो जाएगी, लेकिन लगभग कोशिश ये रहेगी कि 10:30 के आसपास में इस क्लास को हम ले लें। दूसरी क्लास हमारी 2 बजे के आसपास रहेगी दोपहर में, और तीसरी क्लास हमारी रहेगी, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे प्रैक्टिस का काम सबसे बढ़िया होगा। यहाँ पे हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सवाल निकालने को मन भी करेगा।
तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन की क्लास ये रहेगी। दोपहर में थोड़े लेजी हो जाएंगे तो उस समय बैठ के आराम से टॉपिकों का एनालिसिस करेंगे। और रात को जब एकदम थक चुके होंगे तो बेड पर पड़े पड़े आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, देखते रहें, रिवीजन करते रहें। क्लियर है? डन? नहीं, सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। देखो, मैं कुछ चीजें हैं जहां पे मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिस बच्चे को लिखे हुए सॉल्यूशन नहीं समझ में आते, जिस बच्चे को लिखे हुए सॉल्यूशन समझ में नहीं आते, उसको आप क्या तैयारी करवाएंगे? एक चीज तो ये मेरा क्लियर है माइंडसेट कि भैया आपने टाइप कर दिए, सॉल्यूशन दे दिए, उसके बाद में वो सॉल्यूशन को समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप क्या करवा रहे हैं? तो बेहतर है कि आप उन्हें मना ही कर दे, भैया टेस्ट सीरीज तेरे क्या काम की, तेरे टेस्ट सीरीज किस बात के काम की? जब तुझे लिखे हुए सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहे तो फिर तू टेस्ट सीरीज दे क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तो मैंने पहले ही क्लियर है कि भैया हमें वो नहीं करना, फालतू की चीजें उन बच्चों को क्यों खींचना जिनको लिखे हुए सॉल्यूशन नहीं समझ में आते। उनको आप वीडियो सॉल्यूशन दोगे, फिर उन्हें समझाओगे। अच्छा, क्या लगता है वीडियो से समझ में आ जाएगा? जिसको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा उसको वीडियो से आ जाएगा? वीडियो में भी उसकी दिक्कत है, तो रहना उसको वही प्रॉब्लम है। तो बेहतर है कि आप अपना लिमिटेड सेट कर दो कि भाई टेस्ट होंगे, सॉल्यूशन उसके साथ होगा, समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर टाइम वेस्ट करना नहीं है, टाइम सबके पास कम है, आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है। उससे बेहतर है कि उसमें कुछ और प्लान किया जाए, कुछ और बेहतर किया जाए, बजाय वो वीडियो सॉल्यूशन। दो बच्चों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रही इसलिए आप वीडियो सॉल्यूशन डाल रहे हो, तो फालतू में टाइम वेस्ट है, तो वो चीज नहीं की जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इनके अलावा फिर हम लोग लगातार गाइडेंस में रहेंगे, क्योंकि ये सबसे कमाल की चीज है। अगर इस एक महीने तक हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये जो 30 दिन है, इन 30 दिन में अगर हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने विश्वास को बनाए रख लेते हैं और इस तरीके से हमारी तैयारी हो जाती है, तो हम सिलेक्शन निकाल पाएंगे। अगर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम चीज़ों को सही ढंग से कर लेते हैं, तो हम लोग सिलेक्शन निकाल पाएंगे। अब ये मान, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि आपने पहले क्या किया था, आपकी तैयारी अच्छे से हुई नहीं हुई। अब आप ये सोचिए कि 30 दिन है, आप 30 दिन में तैयारी कर रहे हैं और 30 दिन में जम के तैयारी कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने सही तरीका अपना लिया और सही दिशा अपना ली, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल देंगे। ये 30 दिन आपके पूरे साल 2 साल की मेहनत पे भारी पड़ेंगे, ये कमाल करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारो, जितना आप रट्टा मार सकते हो। वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सच, आज का सच यही है, आपने जितना रट्टा मार लिया, जितना आपने रट्टा मार लिया, उसके चांसेस, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा है। अजीब है पर सच है। मैथ्स के लिए कोई रट्टा क्यों मार रहा है? भाई रट्टा कितना भी कहा जाए, लेकिन यहाँ रट्टा ही काम करता है। समझना अपने आप में ताकत देता है, समझना एक अलग ही आनंद है, अलग ही अनुभव है, सब कुछ सही है। लेकिन परीक्षा को पास करने का सही तरीका है रट्टा मारना। अगर आपने रट्टा मार लिया, देखो सीधी सीधी बात है, आपने रट्टा मारा, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी कहाँ से जा रहा है? पेपर बनाने वाला भी तो यही सीबीएच, यही नवकार, यही एस चांद पब्लिकेशन, यहीं से सवाल उठाता है। अगर कोई बच्चा है, आप समझ के आए हैं, बहुत समझ के आए हैं और समझ समझ के सवालों को कर रहे हैं, एक बच्चा है जो उत्तर याद करके आया है, किसका 5 आएगा, उसने 5 पे टिक मारा, उसका तो काम हो गया ना। हमारे यहाँ कौन देख रहा है? बैट का किनारा लग के छक्का लगे चाहे बैट के बीच में लग के छक्का लगे, यहाँ कोई नहीं देखता। यहाँ 6 को 6 ही कहते हैं, यहाँ 6 को 6 ही कहते हैं। कोई ये नहीं देखता कि बैट का किनारा लग के छक्का लगाए या बैट के बीच में आके छक्का लगाए। तो सेम इंपॉर्टेंट है कि रन अर्जित करने हैं। तो अच्छा, दूसरा वो देखिए जो रट्टा मार के बैठा है, उसने समय भी तो बचा लिया, टिक भी लग गया, सही भी हो गया, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों एक्यूरेसी ज्यादा है? कि उसने निकाला कहाँ है। गलतियां तब होती है ना जब निकालता तब माइनस प्लस की गलती हो जाती, जोड़ बाकी की गलती हो जाती। तो निकालने वाले से गलतियां होने के चांसेस है। जो रट्टा मार के बैठा है उसे क्या गलती होगी? उसे याद करके आएगी, 5 उत्तर आएगा 5 पे टिक, 7 उत्तर आएगा 7 पे टिक, समय का समय बचा, एक्यूरेसी की एक्यूरेसी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज काम करती है, दुर्भाग्यवश है, लेकिन ये काम करती है।
तो यहाँ पर अगर आपने ये कर लिया तो आप भी कमाल कर जाएंगे। और हमारा फर्स्ट ग्रेड ज्यादातर यूजी पीजी से बना हुआ है, तो यूजी पीजी में बहुत सारी चीजें हैं जो रट्टा मारी जा सकती है। यूजी और पीजी में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो रट्टा मारा जा सकता है। अगर आपने सीनियर में नहीं है, सीनियर में आपको ज्यादा रट्टा मार नहीं मिलेगा क्योंकि सीनियर में वैरायटी बहुत है। और अगर आप रट्टा मार के भी जाएंगे सीनियर में तो ज्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे बदल बदल के चीजें आती है। आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा चीजें नहीं बदल सकते। जैसे स्पेशल फंक्शन है, आपको ज्यादा नहीं बदल सकते, वो फॉर्मूले हैं तो है, टेंसर में ये पर में है तो है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये पर में है तो है, तो वहां ज्यादा बदलाव की जगह है नहीं। तो अगर आपने ढंग से रट्टा मार लिया, सही तरीके से मार लिया, तो आपका चांस ही चांस है। तो अपनी शक्ति को जगाइए, ठीक है ना, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। आप उस बच्चे को पीछे छोड़ सकते हैं रट्टा मार के जो बच्चा आपसे आगे है। आपको लगता है कि वो मुझसे आगे है, लेकिन आगे नहीं है। आगे वो है जो रट्टा अच्छे से मार पाएगा, जो मतलब इनको चबा पाएगा, जो इनको अंदर ग्रहण कर पाएगा। देखिए जो बड़े स्कोरर भी है ना, यहाँ पे कोई बड़ा स्कोरर भी है ना, अगर आप उससे भी मिलोगे ना, तो उसकी कहानी भी वही है, उसने भी वो रट्टा मारा हुआ है। ऐसा नहीं, अच्छा रट्टा मारने में भी कई लोगों को लगे ऐसे रट्टा मारना, नहीं, सवाल निकाल निकाल के रट्टा मारा हुआ है। सवालों को निकाल निकाल के रट्टा मारा हुआ है। 10-10 बार, 12-12 बार चीजों को निकाल चुके हैं। तो एक्चुअली वो भी रट्टा ही मार के बैठे, इतनी बार निकाल चुके हैं कि वो चीजें याद हो गई है और वो उससे फायदा ले पा रहे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ज्यादा बार दोहराओ, ज्यादा बार निकालो, जैसे करो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि याद होना सुपर पावर है। हमारी परीक्षा में सुपर पावर है, जिसको याद होगा वो सिलेक्शन के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में। यहाँ क्लास को विराम देते हैं। हाँ, बाकी सारे काम मैं कराऊंगा, रट्टा क्या मारना है, कितना मारना है, आप तो बस मारने के लिए तैयार रहिए कि भाई हम रट्टा मार लेंगे, बाकी मैं करवा दूंगा। ठीक है, नहीं क्लासेस का टाइम चेंज नहीं करेंगे, क्लासेस का टाइम यही रहेगा। ठीक है, अब 1 महीने कंटिन्यू रहिए और बढ़िया सा रिजल्ट दीजिए। आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, तो ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।